एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के मेरे विद्यार्थियों, आज हम आपके 12वें पेपर यानी 12th पेपर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बात करेंगे। ये प्रश्न पत्र आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है दो रूपों में कि ये आपके स्नातक होने का साल है, आप ग्रेजुएट होने जा रहे हैं और ग्रेजुएट होने के नाते वो भी खास तौर से पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय में जिस विषय का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ विषयों पर आपकी राय बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए और आपके तर्क और आपका विश्वास कुछ ठोस वैचारिक आधार पर होना चाहिए, न कि हवाई। देखिए, ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आप एक राजनीतिक समाज का हिस्सा हैं। हम भारत की बात करें तो जैसे ही आप 18 वर्ष के होते हैं, आपको मतदान का अधिकार मिल जाता है और हो सकता है आप में से कईयों को मिल भी गया हो या फिर मिलने वाला। मतदान के अधिकार का आशय है कि आप विधानसभा, लोकसभा, स्थानीय शासन की सरकारों में भागीदारी कर सकते हैं, मत दे सकते हैं। लेकिन आपका वो जो मत है उसको देने का आधार क्या है? क्या वो किसी के कहने पर दे देंगे या यूं ही दे देंगे? कोई अच्छा लगता है या कोई पसंद नहीं आता? लेकिन ये जो पसंद और नापसंदगी के बीच का अंतर है, ये एक ठोस वैचारिक आधार पर खड़ा होता है और कम से कम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के पास ये वैचारिक दृढ़ता और तार्किकता होनी चाहिए। तो आज हम इसी बात की शुरुआत करते हैं कि विचारधारा क्या है। अब देखिए, अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग व्याख्याएं की हैं, लेकिन इस पर एक आम राय नहीं बनी है। जैसे उदाहरण के लिए एलन बॉल एक विचारक हैं जो ये कहते हैं कि राजनीतिक विचार राजनीतिक पर्यावरण का हिस्सा है, वहीं से पनपते हैं और वो राजनीतिक परिवर्तनों के लिए एक सांचे का काम करते हैं। अब आप तुलनात्मक राजनीति को याद कीजिए या राजनीतिक विकास को याद कीजिए, तो आप पाएंगे कि परिवर्तन शून्य में से नहीं हो जाता। दुनिया के देश के इतिहासों को यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि आपको उनके परिवर्तनों में एक निश्चित गति दिखाई देगी। मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण देता हूं कि वे तो दुनिया के बड़े पढ़े लिखे सभ्य समाज हुआ करते थे जिन्होंने अपना नेतृत्व हिटलर को दिया, और ये देश जिसको कि हमेशा गरीबों का, अनपढ़ों का, जाहिलों का देश कहा गया, इसने अपना नेतृत्व महात्मा गांधी को दिया। अमेरिका में आप उदाहरण लीजिए, दास प्रथा के समापन के लिए जो कि अमानवीय प्रथा है, क्रांतियां हो गई, 3 राष्ट्रपतियों की हत्याएं हुई, तब जाकर वहां गोरे काले का भेद खत्म करने की कोशिश हुई। खत्म आज भी नहीं हुआ है। आप देख रहे होंगे अभी पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा में चल रहा है मामला आपके सामने। लेकिन भारत में सामाजिक न्याय को आरक्षण के माध्यम से प्राप्त करने की व्यवस्था को इस समाज ने स्वीकार किया। कारण भारत का जो विचारात्मक एक मापदंड है, जो सांचा है, वो क्रांतिकारी बदलावों के स्थान पर क्रमागत और सिस्टमैटिक परिवर्तनों को पसंद करता है, वो उसको रास आती है। दूसरा पहलू विचारधारा का वो ये है कि एक वैचारिक समुच्चय होता है। ध्यान रखिएगा, विचारधारा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है। मतलब गांधी जी, वो तो एक ही व्यक्ति थे, लेकिन आप पाएंगे गांधी के विचारों में आपको ढेर सारे विचारों का एक समुच्चय दिखाई देगा जिसके पीछे करोड़ों लोगों का समर्थन रहा, आजादी की जंग में भी और आज भी। या फिर मार्टिन लूथर किंग अश्वेतों के अधिकार के लिए अमेरिका में लड़े और आज भी उनकी बात पर लोग तवज्जो देते हैं। नेल्सन मंडेला
माउथ से तो कार्ल मार्क्स। तो एक कई बार ऐसा भी होता है किसी एक व्यक्ति के विचार इतने बड़े जन समूह पर असर डालते हैं कि स्थिति ये बन जाती है कि वो व्यक्ति विचार का स्रोत नहीं है बल्कि विचारधारा का स्रोत है। अब हम बात करें विचारधारा के निर्माण तक, तो यहां पर एलन पॉल को मैं फिर बीच पे लाता हूं। वो एक बात कहते हैं कि हर प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में नीतियों और निर्णयों का निर्माण एक मूल्य ढांचे में होता है। अब आप फिर अपनी पिछली कक्षाओं को याद कीजिए, मूल्य क्या है? मूल्य विश्वास है। विश्वास वो जिनको आप स्वीकारते हैं और जिन्हें आप अपने आचरण में ढालने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऊपर से कोई चीज आप पर ला दी जाए तो उसको आप बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करते, लेकिन जो आपके विश्वास हैं, आपके मूल्य हैं, जरूरी नहीं है कि वे सहमति के ही हों। आप देखिए, कई बार असहमति के भी स्वर उठते हैं, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसका एक प्रोसेस होता है जिस पर कि एक आम सहमति बनती है। तो एलन पॉल का मानना यह है कि राजनीतिक व्यवस्था में नीति और निर्णय जितने भी होते हैं वो सख्त होते हैं, मुलायम होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। उनके पीछे एक वैचारिक ढांचा होता है जो विचारधारा की ओर संकेत करता है। अब बात करें हम इसकी विशेषताओं, तो पहला बिंदु है इसमें, यह एक राजनीतिक सिद्धांत है। ध्यान रखिएगा, सिद्धांत तीन प्रकार के होते हैं, लघुकाली, मध्यकाली और दीर्घकाली। यानी वो सिद्धांत जिन पर सहमति करीब करीब बन चुकी है। देखिए, राजनीतिक समाज में पूर्ण सहमति जैसी कोई चीज नहीं होती। यदि कोई एक व्यक्ति भी विचार से असहमत है तो हम यही कहेंगे कि इस पर पूर्ण सहमति नहीं बन पाई, लेकिन हाँ, प्रयास किए जाते हैं, कोशिश की जाती है। और यही तो कारण है, जैसे हम लोकतंत्र की बात करें कि लोकतंत्र में संसद में जब कोई विषय रखा जाता है या विधानमंडल के अंदर, तो आखिरी में मतदान होता है कि भाई कितने पक्ष में कितने विपक्ष में, और फिर वो प्रस्ताव या विधेयक पास किया जाता है या तो गिरता है। दोनों बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये एक मूल्य ढांचा है और एक राजनीतिक सिद्धांत का वो हिस्सा है, इस पर लोगों की आम राय है, एक सहमति है। दूसरा बिंदु, ये कार्य पद्धति है, मेथोडोलॉजी जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कार्य करने के तरीकों पर एक आम सहमति। जैसे आप देखिए, आजादी के बाद से हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, राज्यों के स्तर पर भी और केंद्र के स्तर पर भी। हमारा केंद्र बेहद ताकतवर है और राज्य उसकी तुलना में कुछ कमजोर रखे गए। संविधान निर्माताओं ने इसके पीछे कारण दिए थे। संविधान निर्माण की जो बहस है, यदि आप उनको पढ़ें और देखें तो आप समझ पाएंगे कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में ये कहा था कि मजबूत तरों पर ही सुंदर गुलाब के फूल खिलते हैं, उनका आशय था जब केंद्र मजबूत होगा तो राज्य अपने आप संपन्न और सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कई लोगों का तर्क यह था कि साहब राज्यों को ताकत ज्यादा दी जाए बजाय कम होने के, और आज भी ऐसे लोग हैं, विचारक हैं। तो यहाँ पर सहमति और असहमति दोनों के लिए पर्याप्त स्थान होता है, पर प्रक्रिया पर एक आम राय बनी होती है। संसदीय लोकतंत्र पर किसी को आपत्ति नहीं है, ऐतराज नहीं है। तीसरा बिंदु है राजनीतिक स्वरूप की अनिवार्यता। देखिए, विचारधारा जो है वो किसी संस्कृति विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष से प्रभावित हो सकती है। ध्यान रखिएगा, आगे जब हम इसके स्रोत पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, धर्मों ने, संस्कृतियों ने, विचारकों ने, विद्वानों ने, विद्रोहियों ने विचारधारा को बढ़ाया है, निर्मित किया है, परिवर्तित किया है। लेकिन एक शर्त यहाँ पर अनिवार्य है, वो है कि वो राजनीतिक समाज का हिस्सा होनी चाहिए। अगला बिंदु, तर्कसंगतता और प्रतिबद्धता। विचारधारा के पीछे ठोस तर्क होते हैं। मैंने आपको जब ये अध्याय शुरू किया तो कहा था आपसे कि
राजनीतिक समाज का हिस्सा बनने वाले हैं। कॉलेज के अंदर अगर आप मेरे विद्यार्थी हैं तो यूनियन के इलेक्शन होते हैं। अगर 18 वर्ष की उम्र आपकी हो चुकी है या होने वाली है तो आप मतदान भी करेंगे, आपको वोट डालने का अधिकार मिलता है। तो उसके पीछे जब आप अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो ठोस वैचारिक आधार होना चाहिए कि मैं इसलिए इनके समर्थन में हूं या मैं इसलिए इनका विरोध कर रहा हूं, शून्य में नहीं। तो ये एक बिंदु है कि विचारधारा के पीछे तर्कसंगतता और प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि आप उससे जुड़े रहें। हाँ, कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, बदलाव होते हैं, वो ठीक हो सकते हैं। आप देखिए दुनिया के अनेक देशों में एक ही दल के या एक ही विचारधारा के समर्थकों में संघर्ष हुए, आप उसमें टकराव हुए, लेकिन उसके पीछे एक ठोस तर्क ये रहता है, वो अपने विचारधारा से समझौता नहीं करते हैं। और अंतिम बिंदु, पारस्परिक अंतर्विरोध की वैचारिक आधारशिला। यदि आप विरोध करते हैं, आपको अधिकार है, लेकिन विचारधारा से आप समझौता नहीं करेंगे। हो सकता है आप कोई बदलाव करना चाहते हो, कोई परिवर्तन करना चाहते हो। आप जैसे वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के अमेरिका को, वर्तमान के रूस को, वर्तमान के चीन को यदि आप आज से 50 साल पीछे ले जाएं तो उस समय जो उनकी विचारधारा थी और जो उनकी आज की विचारधारा है, आप सहमत नहीं हो सकते। आप ये पाएंगे कि वो है ही नहीं, लेकिन वैचारिक आधार वही है। बदलाव किए गए हैं लेकिन उस विचारधारा पर स्थिर रहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की बात अपनी खत्म।